हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का सेकंड पार्ट है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि कौन कौन से हमने सीमेंट टेस्ट करने हैं और हमने एक टेबल भी देखा था जहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सीमेंट्स हैं हमारे पास, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट, ये जितने भी सीमेंट्स थे माय डियर स्टूडेंट्स, हमने उन सभी में देखा था कि क्या उसका साउंडनेस रहेगा, क्या उसका इनिशियल सेटिंग टाइम रहेगा, क्या उसका फाइनल सेटिंग टाइम रहेगा, क्या फाइनेंस रहेगा। अगर हम लोग 90 माइक्रोन सीप से क्या कराते हैं, उसको पास कराते हैं, तो फिर उसमें से कितना परसेंटेज पास करना चाहिए और कितना परसेंटेज उस पर रिटेन करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, यही एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है फॉर रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो हमारे पास क्या होता है, फाइनेंस का वैल्यू होता है वो 90 माइक्रोन सी पे किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर होता है कि जो रिटेन्ड मटेरियल है कैन नॉट या सेल नॉट मोर देन 5%, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग जनरल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नहीं करते, यूज़ नहीं करते हैं। ओके, इसमें रीज़न ये है कि 5% से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए। अब इसका अगर फाइनेंस क्या हो गया, कम हो गया, या मतलब जो रिटेन मटेरियल है वो 5% से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 90 माइक्रोन से जो पार्टिकल है सीमेंट का वो क्या हो गया, लेसर हो गया है, मतलब हमने उसको और ज़्यादा ग्राइंड कर दिया है। ठीक है, हमने उसको बहुत ज़्यादा मतलब एक जो क्या है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स वाई उस पर जो रिटेन मटेरियल है वो क्या हमारे पास लेस देन 5% होता है। अगर हम ओपीसी की बात करते हैं या पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की बात करते हैं तो जनरली हम लोग वहाँ पे कितना लेकर चलते हैं, 10% लेकर चलते हैं कि जो भी रिटेन मटेरियल है ऑन 90 माइक्रोन सीव और 9 नंबर सीप पे वो 10% से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आज हम लोग उस एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो टेबल मैंने आपको पढ़ाया था वो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी हम लोग एक एक टेस्ट को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं कि किस किस तरीके से इसके प्रोसीजर्स को यूज़ किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो टेबल। जेई एंड एसडीओ के एग्जाम में जिस स्टूडेंट को टेबल याद है उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने वहाँ पे ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ से बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन से ऑपरेटर्स को किस किस में हमने क्या करना है, यूज़ करना है। वहाँ पे हमने पूरा क्या रखा था, वैल्यूज़ को वहाँ पे बता रखा है कि किस केस में कितनी वैल्यू होती है। ओके, आज हम लोग टेस्ट को आगे देखते हैं। हमारे पास टेस्ट है फाइनेंस। फाइनेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। सीमेंट में जब आप फाइनेंस टेस्ट करेंगे तो आपको 2 डिफरेंट टेस्ट, 2 टाइप के टेस्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सीव एनालिसिस एंड सेकंड वन इज़ द ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट इज़ द बेस्ट। परफॉर्मेंस क्या करता है, हमारे को देता है। तो इसलिए जब भी हमारे को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस होते हैं, अगर हमारे को अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उस केस में हम लोग ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं किसका, जो भी हमारे पास सीमेंट होता है, चाहे वो ओपीसी है, चाहे वो हमारे पास लो हीट सीमेंट है, चाहे वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, चाहे क्विक सेटिंग सीमेंट है, एनी टाइप ऑफ सीमेंट आप लोग ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट पहला जो हमारे पास है वो है हमारे पास सीव एनालिसिस। तो माय डियर स्टूडेंट, जो जो पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताने हैं उन सारे पॉइंट्स को आपने क्या रखना है, याद रखना है। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द फाइनेंस। बात कर रहे हैं सीव एनालिसिस की, तो सीव का मतलब है हमारे पास 90 माइक्रोन सीव, और दूसरा और हम लोग इसको क्या कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हम लोग इसको कह सकते हैं 9 नंबर सीव। कौन सा सीव है हमारे पास, 9 नंबर सीव है। इसको हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो ये दोनों अगर पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो बात यहाँ से हमारी बन जाएगी कि जो भी हम लोग क्या करते हैं सीमेंट का फाइनेंस टेस्ट करते हैं वो हम लोग बाय हेल्प ऑफ विच सीव हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास होता है 90 माइक्रोन सीव का ही है या फिर 9 नंबर सीव का ही है। ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी नंबर्स बताए हुए हैं कि जो हमारे पास 4 नंबर सीव होता है उसकी क्या डायमेंशंस होती है, जो हमारे पास 200 नंबर सीव्स होता है उसकी क्या डायमेंशंस होती है। ये सॉइल मैकेनिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। माय डियर स्टूडेंट, जब आप सीव को देखेंगे तो हमारे को सीव इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव दे रखे हैं। जैसे अगर हम लोग इस सीव को देखते हैं तो ये मान लीजिए 4 पॉइंट कितना है, 75 mm का सीव है। तो मैंने आपको बताया था कि जेपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था माय डियर स्टूडेंट्स कि जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है, जो होल है, इसका क्रॉस सेक्शन किस शेप में होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर एंड ऑल ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो आंसर था स्क्वायर। जो इसका हमारे पास जो होल होता है
जिसके थ्रू क्या करता है पार्टिकल, जो सीमेंट का पार्टिकल जो पास कर रहा होता है या सैंड का, जिसका भी हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं, वो जिस होल से पास कर रहा होता है उसकी अगर आप ज्योमेट्री देखेंगे तो वो हमारे को एक स्क्वायर ज्योमेट्री मिलती है। ओके, कभी भी सर्कुलर नहीं मिलती है। सर्कुलर तो हमारे पास सीव है, ठीक है ना, सर्कुलर तो क्या है, सीव है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव आपने यहाँ पे देख लिया। जब भी हमारे को सीव एनालिसिस टेस्ट करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक अरेंज करते हैं। और अरेंज इस तरीके से किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ से आप इस पिक्चर से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल हमारे पास कैसा होता है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आपने सॉइल में सीव एनालिसिस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, सॉरी जो कोर्स ग्रेन सॉइल में अगर आप सैंड के लिए करते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, 4.75 को टॉप पे रखते हैं। यस और नो, ये यहाँ पे कौन सी होती है, 4.75 रहती है, 4.75 यहाँ पे कौन सी होती है, 4.75। उसके बाद कितना होता है, 2.36 होता है। उसके बाद कितना होता है, 1.18 होता है। उसके बाद कितना होता है हमारे पास, 600 होता है। उसके बाद हमारे पास कितना होता है, 425 होता है। उसके बाद 300 होता है। उसके बाद कितना होता है हमारे पास, 150 होता है। लास्ट जो होता है 75, देन क्या होता है, पेन होता है। ये तो था हमारे पास किसके, सॉइल मैकेनिक्स के केस में। सेम एज वेल एज हम लोग सीव एनालिसिस कहाँ पे भी करते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, एग्रीगेट्स का फ्लैकीनेस एंड इलोगनेशन टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे को एक सीव एनालिसिस करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप सीव एनालिसिस कहीं पे भी करिए, चाहे सॉइल मैकेनिक्स में करिए, चाहे आप हाईवे मटेरियल्स में यूज़ कीजिए, चाहे आप सीमेंट के केस में यूज़ कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, हम हमेशा टॉप टू बॉटम की तरफ उसके साइज़ को डिक्रीज़ करते हुए जाते हैं। मतलब सबसे जो ऊपर वाला सीव होता है उसकी डायमेंशन सबसे ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितना है, 4.75 है, बॉटम पे कितना है, 75 माइक्रोन है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, हम लोग इस ऑर्डर में अपने सीव्स को हमेशा क्या करते हैं, रखते हैं। और जो बॉटम होता है वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, पेन रखते हैं। पेन मतलब जिसमें मटेरियल जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, जो भी उससे क्या करता है, पास कर रहा होता है। ओके, और इस ऑर्डर में रखते हैं। हम लोग कभी भी टेस्ट करते हैं तो उसको 15 मिनट के लिए पहले क्या करते हैं, क्लॉकवाइज इस तरीके से, फिर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या करते हैं, अप एंड मतलब क्या है, मूव फॉरवर्ड, और मूव क्या होता है, डाउनवर्ड। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको सेक करते हैं। विद इन 15 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं, सीव को सेक करते हैं, जिससे जो पार्टिकल का जो एक्चुअल साइज होता है वो उस सीव तक क्या कर जाए, पहुंच जाए। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए, जब भी हमने क्या करना है, सीव एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सीमेंट वेट लेना है। और जो आप सीमेंट का वेट लेंगे वो हम लोग कितना लेके चलेंगे, 200 ग्राम। ओके, 200 ग्राम भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बट आपने इतना याद रखना है कि वो सीम में सही से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाए और वो प्रॉपर आप उसको सेक ना कर पाएँ, जिसके कारण जो मटेरियल है, जो जिस साइज़ का पार्टिकल है, वो उस सीम तक ना पहुंच पाए। इसलिए जनरली हम लोग थोड़ा लेकर चलते हैं। तो हमने कितना लिया है, 200 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ सैंपल। उसके बाद हमने पास, ये हमारे पास सीमेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सीमेंट। ये क्या है हमारे पास, सीमेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीमेंट हो गया, ये सीव हो गया। वेट हमने इसका क्या कर लिया, वेट कर लिया यहाँ से सीमेंट लेकर के। ये हमारे पास वेट है, कितना हमारे पास, 200 ग्राम। 200 ग्राम वेट का हमने क्या ले लिया, सीमेंट ले लिया। देन हम लोग उसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो सीव है ना हमारे पास, ये कितने माइक्रोन का है, ये हमारे पास 90 माइक्रोन का सीव है। कितने माइक्रोन का सीव है, 90 माइक्रोन का सीव है। और दूसरा आप इसको क्या कह सकते हैं, सेम 9 नंबर सीव कह सकते हैं। 9 नंबर सीव कहिए या 90 माइक्रोन सीव कहिए। आपने 200 ग्राम सीमेंट को इस सीव में क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, पुट कर दिया है, रख दिया है। अब आपने क्या करना है, 415 मिनट, कितना मिनट, 415 मिनट्स क्या करना है, स्मूथली सेक करना है इसको। स्मूथली सेक करना है, ठीक, स्मूथली सेक करना है। देन आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास इसको बोलते हैं लिड, LID, लिड, ठीक है। इस लिड को यहाँ से रिमूव करना है, मतलब इस लिड को इस तरीके से हटा लेना है। तो उसके बाद जो हमारे को देखने को मिलेगा वो हमारे को इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये कितने का है, 90 माइक्रोन का सीव है। ओके, ये सीव कितने का है, 90 माइक्रोन का सीव है। जो आप यहाँ पे ये सीमेंट देख पा रहे हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे आप ये जो इस तरीके का सीमेंट देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा और कलर कर दे रहा हूँ। अगर आपको नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा हो, विजिबल नहीं हो रहा हो,
थोड़ा सा मल्टीपल कलर्स में विजिबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो इस तरीके का हम सीमेंट देख पा रहे हैं। जो ये सीमेंट है जो अभी हमने देखा है, इस सीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यू और रिटेन्ड सीमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको रिटेन्ड सीमेंट बोलते हैं। तो अब आपने ध्यान देना है, हम लोग क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे। W2, जो W2 है हमारे पास, ये क्या है, रेसिड्यू सीमेंट। ये क्या है हमारे पास, बोलिए, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू सीमेंट। अब रेसिड्यू सीमेंट जब आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग पता करते हैं फाइननेस, कि फाइननेस कितना है हमारे पास। तो फाइननेस को पता करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ये है हमारे पास। अगर आपको परसेंटेज में पता करना है तो ये हमारे पास हो जाएगा W2/W1। इसको हमने क्या बोला, W2/W1 मल्टीप्लाई 100। तो मेरे कहने का मतलब है, इसका जो आपको आएगा आंसर यहाँ पे, सिंपली वेट ए मिनट, ये हमारे पास हो जाएगा वेट ऑफ रेसिड्यू सीमेंट डिवाइड वेट ऑफ सैंपल। क्लियर हुआ ये पॉइंट, वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई 100। कितना है मल्टीप्लाई में, 100 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे को फाइननेस मिलेगा, फाइननेस इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ से मान लीजिए सपोज ये हमारे पास कितना है, मान लेते हैं ये हमारे पास रहता है यहाँ पे 40 ग्राम। कितना रहता है ये, 40 ग्राम रहता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि कितना आएगा। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 40 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया 100। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20, मतलब ये हो गया 20%। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने क्या रखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे आ रहा है 20%, मतलब जो हमारे पास परसेंटेज है ये 40, मतलब कितना है, 20% है। जब भी हमारे पास 20% होता है तो हम लोग उसको किसी भी काम में यूज़ नहीं करते हैं। फिर हम लोग दूसरा सीमेंट देख रहे हैं। अगर सपोज ये हमारे पास सीमेंट कितना आता है, ये हमारे पास आता है सपोज 16 ग्राम आता है। कितना आता है, 16 ग्राम आता है। तो उस केस में जब आप चेक करेंगे 16/200 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ से आप देखेंगे 2 से कितना आ गया, 8, दैट्स मीन्स 8%। अगर हमारा सीमेंट कैसा है, ओपीसी सीमेंट है। कैसा सीमेंट है, अगर हमारे पास ओपीसी सीमेंट है तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका फाइनेंस है वो एज़ पर IS कोड की जो मतलब क्या है कंडीशंस है उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स मीन्स इस सीमेंट को हम लोग कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्लियर ये हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाना चाह रहा हूँ इन चीज़ों को, जिससे आपको थोड़ा सा क्या जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ये समझने की कोशिश करिए आप। देखिए ये इस तरीके का हमारे पास प्रोसीजर था कि ये हमारे पास सीव है, ये सीमेंट है, ये अरेंजिंग ऑर्डर होता है। यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया। इसको जब हमने क्या किया, 15 मिनट सेक किया, उसके बाद हमारे को जो रेसिड्यू मिलता है यहाँ पे 40 ग्राम हमने एक सैंपल के लिए देखा था। सेकंड सैंपल में हमारे को कितना मिल रहा है, सॉरी 16 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, कितना मिल रहा है, 16 ग्राम मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने पता कर लिया कि फाइनेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, 8%। कोड क्या कहता है, रिजल्ट्स दिस शुड एक्सीड 10% बाय वेट ऑफ सीमेंट सैंपल, सेल नॉट, क्या है, सेल नॉट एक्सीड, मीन्स सेल नॉट क्या होना चाहिए, एक्सीड 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें, इन केस ऑफ, किसमें बोलिए, ओपीसी लो हीट सीमेंट हो गया, पीपीसी हो गया, ओपीसी हो गया, और किसके है ये हमारे पास लो हीट सीमेंट, और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अगर आप बात करते हैं किसमें, और दूसरा हमारे पास क्या है, अभी मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि उस टेबल में हमारे को क्या क्या डाटा दे रखा था।
अगर आप इस टेबल को देखेंगे एक बार तो इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस में कितना परसेंटेज होना चाहिए। ये देखिए, अगर आप बात करते हैं ओपीसी सीमेंट का तो 5% से ज़्यादा नहीं होना, सॉरी 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बात करते हैं तो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यस और नो, 5% से क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं लो हीट सीमेंट, गिवन नहीं कर रखा, दैट्स मीन्स 10%। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में कितना, 10%। ये हमारे पास हो गया। पोर्टलैंड पोजलान सीमेंट में कितना, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा सा हमने यहाँ पे आपको गलत बता दिया है। वो देखिए, जो मैंने यहाँ पे पीपीसी लिखा है, पीपीसी नहीं आएगा। ओके, ये पीपीसी है, ये नहीं आएगा। सिर्फ हमारे पास कितना आएगा, यही सीमेंट आएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना होता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कितना होता है, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बात करते हैं किसका, पोर्टलैंड पोजलान सीमेंट का, तो उसमें भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी रिमेनिंग सीमेंट्स हैं उनमें जनरली 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको ये टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेरा मेन मोटो था यहाँ पे एपरेटस का बताना, दूसरा किस चीज़ का बताना बोलिए, दूसरा था हमारा किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो फाइनेंस हम लोग 90 माइक्रोन सीप या फिर 9 नंबर सीप की हेल्प से करते हैं। यस और नो, और ऑर्डर मैंने बता दिया, रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस फाइंड करते हैं। अब हम लोग अपने सेकंड टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था फाइनेंस टेस्ट जो होता है वहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सीब एनालिसिस एंड सेकंड वन इज़ द ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। बाय हेल्प ऑफ बोथ टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले टेस्ट से सिर्फ हम लोग फाइनेंस पता करते थे, इससे हम लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ द सीमेंट। यस और नो। तो ये हमारे को जो कोड दे रखा है एयर, ये ब्लेन एयर जो परमेबिलिटी क्या एपरेटस टेस्ट है, ये IS कोड 55161996 में हमारे को क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो ये तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है कि कौन सा टेस्ट कोड है इसमें, ठीक है, परंतु हमारे एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कॉलम मैचिंग में कि जो हम लोग फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने ध्यान देना है, नर्स एंड ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंस ऑफ सीमेंट पता करते हैं। जिसका जितना ज़्यादा सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फाइन होगा। यस और नो, सिंपल सी बात है। जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, SSA, जिसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका स्पेसिफिक एरिया भी क्या होगा, सॉरी, जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका क्या है, फाइनेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग जिस एपरेटस का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेन एयर परमेबिलिटी apparatus। प्लीज ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, ब्लेन एयर परमेबिलिटी apparatus बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। आपके पास दो मेथड्स हैं। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब क्या था, इसका जो यूनिट होता है वो अभी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में होता है। अगर आप 1 ग्राम, अगर हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ OPC, अगर आप OPC सीमेंट के केस में देखते हैं तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। कितना होता है बोलिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या होता है, ग्राम होता है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। इसका मतलब है कि अगर आप 1 ग्राम OPC सीमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 ग्राम OPC सीमेंट लेते हैं, तो उसका जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है वो कितना होगा, हमारे पास 2250 होगा। तो आपने क्या करना है, 1 ग्राम सीमेंट लीजिए, 1 ग्राम आपने क्या लिया, सीमेंट लिया, और इस सीमेंट को आपने इस तरीके से स्प्रेड कर दिया किसी भी जगह पे। तो इसका मतलब है कि जब आप एक एक पार्टिकल का स्पेसिफिक एरिया को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस पार्टिकल का प्लस इस पार्टिकल का प्लस इस पार्टिकल का, इस तरीके से अब सारे पार्टिकल्स का क्या करते हैं, स्पेसिफिक एरिया का सम करेंगे, तो वहाँ से आपको वही वैल्यू मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। ठीक है, एनी डाउट, नो ना।
तो इसको हम लोग बोल देते हैं सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वेट। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, पर वेट में जब हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस वॉल्यूम, स्पेसिफिक सरफेस डेंसिटी, तो वो क्या होता है, डेंसिटी पर वेट या फिर वॉल्यूम पर वेट, तब हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ करते हैं। ये आपको टर्म फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने को मिला होगा। ओके, हम अब अपने एपरेटस की बात करते हैं। तो एपरेटस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको शायद आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो इस एपरेटस को कभी देखा भी नहीं होगा। ये जो एपरेटस है, जो हम लोग यहाँ पे इस एपरेटस को देख पा रहे हैं, ये हमारे पास है U2 मैनोमीटर। क्या है हमारे पास ये, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है हमारे पास U2 मैनोमीटर। क्या है बोलिए, U2 मैनोमीटर। क्या हमारे पास ये U2 मैनोमीटर है। दूसरा हम लोग थोड़ा सा और इसको इधर कर लेते हैं जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आपको दिखाई दे देगा U2 मैनोमीटर। ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम है, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जो सिस्टम यहाँ पे, ये कंप्लीट सिस्टम है हमारे पास। ये हमारे पास है, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी सेल। क्या बोलते हैं इसको, परमेबिलिटी सेल। क्या बोला जाता है इसको, परमेबिलिटी सेल बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। परमेबिलिटी सेल है एक। इसमें जो ये ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, इतना अगर पोर्शन को आप देखें, इसको हम लोग बोलते हैं प्लंजर। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग प्लंजर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्लंजर। अब हमारे पास U2 मैनोमीटर में एक तरफ तो हम लोग क्या करते हैं, परमेबिलिटी सेल को प्लंजर के साथ में अटैच करते हैं, और दूसरा जो इसका क्या होता है, ये जो हैंड है, ये क्या होता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है। इसमें क्या नहीं होता है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का सिस्टम अटैच्ड नहीं रहता है। दूसरा, ये हमारे को कोड में गिवन कर रखा है कि जैसे हम लोग इसकी जो भी डायमेंशंस देखना चाहें, एक इसमें क्या होता है, प्रेशर एयर बल्ब होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारे पास प्रेशर, ठीक है, एयर बल्ब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रेशर एयर बल्ब बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर इंड्यूस्ड करते हैं, ठीक है ना। प्रेशर इंड्यूस करते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस बल्ब। और ये बल्ब किसके साथ में अटैच रहता है, इस रबर के साथ में अटैच रहता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कॉर्क। क्या है हमारे पास, स्टॉप कॉर्क। क्या है हमारे पास, बोले माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप कॉर्क। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन कौन सा हमारे पास सिस्टम है। अगर आप इसको और देखना चाहते हैं, जो मैंने प्लंजर बताया था, वो हमारे पास ये वाला प्लंजर है। ये क्या हमारे पास प्लंजर है, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या परमेबिलिटी सेल है, और ये हम लोग देख रहे हैं U2 मैनोमीटर है। ये एक रबर बल्ब है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एयर बल्ब, ठीक है ना, प्रेशर बल्ब कह सकते हैं आप इसको। ये हमारे पास सिस्टम होता है सब। और ये हमारे पास क्या है, एक परफोर्टेड मेटल डिस्क होती है, जिसमें हमारे पास कितना होता है, 30 to 40 होल्स होते हैं। कितना होल्स होते हैं, 30 to 40 होल्स होते हैं। और एक होल्स का जो डाया होता है, वो हमारे पास 5 = कितना होता है, 1 mm होता है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कितना होता है, 1 mm होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, एपरेटस में क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो आप खुद देखिए, जो हमारे पास ये जो परमेबिलिटी सेल है, क्या है ये परमेबिलिटी सेल, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, प्लंजर को अलग कर देते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये प्लंजर हुआ, ये परमेबिलिटी सेल हुआ। अब इस परमेबिलिटी सेल में इसका जो डायमेंशन है, ये देखिए यहाँ से कैसा है, ये ट्रेपेजॉइडल शेप टाइप में है, यहाँ से प्रॉपर थिकनेस होती है इसकी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, इस परफोर्टेड मेटल डिस्क को इसमें फिट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, परफोर्टेड मेटल डिस्क को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेम डाया का हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर बाय हेल्प ऑफ द मेटल डिस्क। मेटल मतलब क्या होती है, रॉड होती है, उस मेटल रॉड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसमें उसको मतलब फिल कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, परफोर्टेड मेटल डिस्क को रखा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर डिस्क को रखते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, सीमेंट को फिल करते हैं। किसको फिल करते हैं, सीमेंट को हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, फिल करते हैं। सपोज हमने इसके अंदर क्या कर दिया, सीमेंट को फिल कर दिया। जैसे हमने क्या किया, ये इसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, सीमेंट को इसमें फिल कर दिया। इस तरीके से हमने सीमेंट को क्या कर दिया, फिल कर दिया। सीमेंट को फिल करने के बाद
जो हमारे पास ये जो प्लंजर है इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपैक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, प्रेस करके, और प्रेस करने के बाद ये जो हमारा सेल होता है इसको हम लोग इस तरीके से क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, जो परमेबिलिटी सेल विद प्लंजर हमने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास दो ट्यूब हैं, देखिए मतलब जो U2 मैनोमीटर है उसमें हमारे पास पहले क्या होता है, जो इसमें जो लिक्विड रहता है, ठीक है, वो एक प्रॉपर लेवल तक रहता है, इस लेवल तक रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो स्टॉप कॉर्क होता है इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो लेवल है ये धीरे धीरे क्या करता है, डाउन करता है, डाउन करता है, डाउन करता है। और एक पॉइंट यहाँ पे जैसे ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास बी, और ये हमारे पास पॉइंट हो गया कोई सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा हो, विजिबल हो क्लियरली, तो ये हमारे पास है ए, ठीक है, ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास क्या है बी, ये हमारे पास क्या है सी। तो हम लोग जब क्या करते हैं, इस स्टॉप कॉर्क को ओपन करते हैं तो इस रॉड में जो लेवल रहता है लिक्विड का वो धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होता है, धीरे धीरे डाउन होता है। जब वो ए पे आता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, और स्टॉप करके बाय हेल्प ऑफ दिस प्रेशर बल्ब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर बनाते हैं। फिर क्या किया जाता है, जब वो धीरे धीरे फिर से क्या करने लगता है, रेज करने लगता है। जब वो बी लेवल पे लिक्विड आता है तो इस तरीके से वो रेज करता जा रहा है, रेज करता जा रहा है, रेज करता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक टाइम को मेजरमेंट करते हैं। किसको मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे हम टाइम को मेजरमेंट करते हैं। और वो टाइम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, जब लेवल बी लेवल पे होता है तब हम लोग टाइम को लेना स्टार्ट करते हैं। और कब तक टाइम को लेना है, जब तक लेवल कहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा, सी लेवल तक नहीं पहुँच जाएगा। जैसे ही सी लेवल पे क्या होता है, पहुँचता है, तब हम लोग जो हमारे पास स्टॉप वॉच होती है उसको क्या कर देते हैं, हम लोग रोक देते हैं। और यहाँ से हमारे को क्या मिलता है, एक टाइम मिलता है, किसमें, सेकंड्स में। तो इस एपरेटस में पहले हमने सारे इसके जितने भी पार्ट्स थे, पार्ट्स को समझने की कोशिश की। पार्ट्स में क्या था, U2 मैनोमीटर, और परफोटेड मेटल डिस्क था, फिल्टर पेपर था, परमेबिलिटी सेल था, प्रेशर एयर बल्ब था, और हमारे पास लास्ट था जो प्लंजर था। ये सारे एपरेटस को हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें सिंपल सा रहता है, क्या प्रोसीजर है, हमने सबसे पहले जो हमारे पास परमेबिलिटी सेल है उसमें परफोटेड मेटल डिस्क को पुट करना है बाय हेल्प ऑफ मेटल रॉड। देन हमने फिल्टर पेपर को पुट करना है बाय हेल्प ऑफ द मेटल रॉड। देन हम लोग इसमें क्या करते हैं, सीमेंट को फिल करते हैं, फिर इसको स्लोली क्या करते हैं, कंपैक्ट करते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस प्लंजर। उसके बाद इस सेल को, जो ये पूरा सिस्टम होता है, इसको हम लोग अटैच कर देते हैं इस U2 मैनोमीटर के साथ में। और पहले जो इन दोनों का वाटर लेवल होता है वो सेम, जो भी लिक्विड लेवल होता है वो सेम होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस जो हमारे पास स्टॉप कॉर्क होता है उसको हम लोग ओपन करते हैं। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये जो वाटर जो लिक्विड लेवल है ये धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, जब स्टॉप करते हैं तो फिर से इसका लेवल क्या करने लगता है, धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रेशर बल्ब, इसकी तरह से प्रेशर लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक टाइम को मेजरमेंट करते हैं। जो टाइम होता है, बाय हेल्प ऑफ दिस टाइम हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं, हमारे पास है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, क्या बोलिए, आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमने एक फॉर्मूले को यूज़ करना है। फॉर्मूला इज दिस, एस इक्वल टू के अंडर रूट टी। व्हाट इज द एस, एस इक्वल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया। एस इक्वल टू क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एस इक्वल टू स्पेसिफिक सरफेस एरिया। व्हाट इज द के इज कांस्टेंट, एंड अंडर रूट टी, टी इज द टाइम इन सेकेंड्स। जब आप टाइम ऑलरेडी यहाँ से पता कर लिए, बी लेवल से सी लेवल में कितना टाइम लगा, उस टाइम को यहाँ पे पुट करिए। के इज कांस्टेंट इज गिवन इन ऑलरेडी कोड, और ये हमारे पास क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। बाय हेल्प ऑफ दिस आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको वैल्यू बताता हूँ किसका, के का। जो हम लोग के का वैल्यू क्या करके चलते हैं, ले करके चलते हैं, ठीक। के का जो हमारे पास वैल्यू होता है, के का वैल्यू हमारे पास 486। ओके, के का वैल्यू कितना लेना है आपने, 486 लेना है। अगर सपोज जो हमारे पास टाइम लगता है, लेट टी इक्वल टू कितना आता है हमारे पास, 36
सेकंड आता है, तो उस केस में जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 486 अंडर रूट टी, एंड 486 मल्टीप्लाई अंडर रूट 36, तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे 486 मल्टीप्लाई 6, फाइनली जो आपको डाटा मिलेगा 6 6 36 6 8। हेलो, अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया, जब आप इस वैल्यू को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 2916 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो इसका मतलब सिंपल सा आ गया, अगर आपको किसी भी सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम लोग बाय हेल्प ऑफ प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा और भी वर्क करना पड़ता है, वो हम लोग देखते हैं क्या। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ सीमेंट भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि वेट ऑफ सीमेंट कैसे फाइंड किया जाएगा। वेट ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ सीमेंट फाइंड करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास रो V1 माइनस पोरोसिटी। हम लोग इस हेल्प से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, सॉरी वेट ऑफ सीमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे जो हमारे पास रो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है, और जो V है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। और जो आप यहाँ पे N की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है, पोरोसिटी होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, पोरोसिटी होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे कैसे कैसे मिलेगा। अब आपको दो तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आप देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ये किसके इक्वलेंट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू 3.15। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट में बताऊंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं, किस एपरेटस की हेल्प से फाइंड करते हैं, और किस तरीके से ये वैल्यू आती है, और किस सब्सटेंस को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। आपने ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी हम लोग वाटर को यूज़ नहीं कर रहे होते हैं फॉर फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, बिकॉज वाटर क्या कर जाता है, सेट कर जाता है। और आपको पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो वाटर सीमेंट का होता है वो 30 मिनट्स होता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट फाइंड करते हैं उसमें कैरोसिन या फिर नैप्था का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो इसलिए हमारे को ध्यान देना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। अब दूसरा जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सीमेंट जो होता है हमारे पास वो किसके इक्वलेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1440 kg पर मीटर क्यूब के इक्वलेंट होता है। किसके इक्वल होता है, 1440 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। अगर आपको इतना डाटा क्लियर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि आप लोग फाइनेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। फाइनेंस फाइंड करने का सिंपल सा जो हमारे पास क्या था फॉर्मूला है, या जो हम लोग क्या करते हैं टेस्ट करते हैं, वो हमारे पास सीवेज एनालिसिस, एंड सेकंड वन इज़ द प्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट की ऐसे हम लोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये टेस्ट किसी भी टेस्ट मतलब सीमेंट का कोई भी टेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करना है, आपको इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कोई भी टेस्ट करना है, उन सबसे पहले जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हमारे को यहाँ पे एक वाटर का क्या करना होता है, पता करना होता है कि हम लोग किस वाटर को ऐड करें कि हमारे को एक प्रॉपर क्या मिल सके, पेस्ट मिल सके। फिर जो वाटर हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उस वाटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, कितना वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज में ऐड कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने थोड़ा सा क्या रखना है यहाँ पे, ध्यान रखना है। जैसे आप सोचिए व्हाट इज दिस, दिस इज द सीमेंट। ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज द विकट अपरेटस, विकट अपरेटस। ये क्या हमारे पास विकट अपरेटस है। अब हमने ध्यान देना है कि बाय हेल्प ऑफ विकट अपरेटस हम लोग यहाँ पे 3 वैल्यूज को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज द कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, सेकंड वन इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, थर्ड वन इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब आप कहेंगे कि सर एक ही अपरेटस है, क्या कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं। येस, इसमें डिफरेंसेस है। आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस डायग्राम को। ये डायग्राम आप देखिए एक बार। यहाँ पे हमारे को 3 यहाँ पे क्या है, निडल्स होती हैं। अब फर्स्ट वन देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लंजर। हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, प्लंजर। प्लंजर का मतलब होता है
कि हमारे पास एक इस तरीके का निडल होता है जिसकी डायमेंशंस हमारे को यहाँ पे गिवन कर रखी हैं। इसका जो डाया होता है, डाया कितना होता है हमारे पास 10 mm होता है। कितना होता है हमारे पास डाया 10 mm होता है। और अगर आप इसकी हाइट की बात करेंगे तो ये हाइट हमारे पास कितनी होती है 50 mm होता है। कितना mm होता है 50 mm। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्लंजर, आर द मतलब डायमीटर एंड लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास 10 mm एंड 50 mm डायमेंशन ऑफ द प्लंजर। अब क्वेश्चन बनता है कि प्लंजर को हम लोग कब यूज़ करेंगे, फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट में हम लोग क्या करते हैं प्लंजर को यूज़ करते हैं। ओके, सेकंड वन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक सेकंड जो हमारे पास होता है वो है हमारे पास स्क्वायर निडल। क्या है बोलिए, स्क्वायर निडल। स्क्वायर निडल की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर निडल की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। स्क्वायर निडल है हमारे पास इस तरीके का। बाय हेल्प ऑफ दिस स्क्वायर निडल हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं हम लोग, इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करते हैं किसी भी सीमेंट का, चाहे वो ओपीसी है, चाहे वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है या लो हीट सीमेंट है, एनी टाइप ऑफ सीमेंट। अगर आपको उसका इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करना है तो आपने एक स्क्वायर निडल को क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। किस में, विकट एपरेटस में। ओके, थर्ड वन आप यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग इसको हटाना है। हमारे पास होती है निडल विद एनुलर कॉलर। क्या होता है हमारे पास, निडल विद एनुलर कॉलर। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर निडल है और इसी निडल में क्या होता है हमारे पास, इस निडल में हमारे पास क्या लगा होता है, एक एनुलर कॉलर लगा होता है, अटैचमेंट होता है कॉलर का, ठीक है ना। वो इस तरीके से चारों तरफ से होता है। निडल का जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना होता है यहाँ पे, वो ठीक है, ये हमारे पास कितना होता है 5 mm होता है। ध्यान देना, निडल की जो डायमेंशन है वो कितना होता है 1 mm। और जो ये हमारे पास अटैचमेंट होता है, जो एनुलर कॉलर होता है, उसका जो डायमेंशंस होती है वो कितनी होती है 5 mm होती है। ध्यान समझिए, इस तरीके का अटैचमेंट है एक, ठीक है। ये निडल हो गई और इस निडल के साथ में इस तरीके का एक अटैचमेंट होता है, वो सर्कुलर शेप में होता है। उसकी जो डायमेंशन है, ये जो डायमीटर है वो कितना होता है 5 mm होता है। मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाऊंगा कि किस तरीके का वो होता है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द एनुलर निडल विद एनुलर कॉलर है। क्या ये, निडल विद एनुलर कॉलर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ गए। बाय हेल्प ऑफ दिस सिस्टम हम लोग क्या करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पता करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पता करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं अपने इसमें, ये हमारे पास सीमेंट हो गया, ये हमारे पास एपरेटस हो गया। नेम ऑफ दिस एपरेटस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एपरेटस, एपरेटस नेम इज विकट एपरेटस। ओके, हमने यहाँ से समझ लिया। अब इसमें देखिए, इसमें जो आप यहाँ पे ये सिस्टम देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, ये मार्किंग क्या हुआ है, ये हमारे पास ये वाला सिस्टम है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास इस तरीके की पिन लगी होती है और उस पिन में हम लोग क्या करते हैं, प्लंजर को, स्क्वायर निडल को और निडल विद एनुलर कॉलर को हम लोग उसमें क्या करते हैं, अटैच करते हैं। और फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये जो पेन है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे पेन है, ये वाला जो पेन है, या फिर मैं आपको और अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पे जो पेन दिख रहा है, हल्का सा जो पेन है, इस पेन को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये निडल क्या करती है, पेंट, जो निडल होती है वो मोल्ड में क्या करती है, पेंटेट करती है। ओके, तो हमने ध्यान देना, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए जो मटेरियल है वो सीमेंट लेना होता है और सेकंड जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। एपरेटस क्लियर हो गया। अब आपने ध्यान देना, ये हमारे पास क्या एक मोल्ड है, क्या है हमारे पास मोल्ड। तो इस मोल्ड को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरीके का क्या होता है, मोल्ड होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी भी इसके टॉप और बॉटम डायमेंशंस नहीं पूछी जाती है। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस मोल्ड। तो हमारे लिए हाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाइट जो है इस मोल्ड का वो होता है हमारे पास 40 mm। कितना mm है, 40 mm। सर इस मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, इस मोल्ड में हम लोग सीमेंट पेस्ट जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, फिल करते हैं। ओके, दूसरा हमने ध्यान देना है कि इस मोल्ड को कहाँ पे पुट करना होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास ग्लास सीट होती है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लास सीट है हमारे पास, ठीक है ना। क्या है, ग्लास सीट, ग्लास सीट हम लोग किसके ऊपर रखते हैं इसको, ग्लास सीट। नीचे क्या होता है, सिस्टम होता है जो हमारे पास सबसे नीचे क्या होता है, ये जो बिकाट एपरेटस है, बिकाट एपरेटस के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, प्लेट, ये ग्लास सीट रखते हैं। उसके ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, मोल्ड को फिल रखते हैं और मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने क्या बनाया, एक सीमेंट पेस्ट बनाया। इस सीमेंट पेस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, सीमेंट में आपने वाटर ऐड किया। अभी मैं बताता हूँ वाटर कितना ऐड करना है, यही तो हमको पता करना है।
कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमको क्या पता करना है, हमको ये पता करना है कि कितना वाटर ऐड करें कि हमारे को एक प्रॉपर क्या मिल जाए, पेस्ट मिल जाए। तो हमने यहाँ पे वाटर को ऐड किया है, पेस्ट मिला है, इस पेस्ट को हमने यहाँ पे फिल किया है। अब आपने ध्यान देना कि टेस्ट कौन सा करना, हमने टेस्ट किया यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो आप ऐसा सोचिए, ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं आगे। ठीक, हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, मतलब कर रहे हैं प्रैक्टिकल को परफॉर्म। हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट हमने किया W1 इक्वल टू क्या हमारे पास, वेट ऑफ सीमेंट सैंपल। हमने ले लिया कितना, 400 ग्राम। सपोज आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 400 ग्राम हमने क्या लिया, हमने लिया सीमेंट लिया। अब हमने क्या किया, लेट हमने वाटर को ऐड करना है, लेट 25% वाटर एडेड इनटू द सीमेंट, ठीक, इनटू द सीमेंट, या फिर वाटर एडेड इन सीमेंट, ठीक है ना। टू को भी हटाइए, तो हम लोग सीधा क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पूरा हटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इन सीमेंट। हमने कितना वाटर ऐड किया माय डियर स्टूडेंट, 25%। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25%? 25% का मीनिंग है 25% बाय वेट ऑफ सीमेंट, 25% बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो अब 25% का मतलब यहाँ पे निकालिए 25/100 मल्टीप्लाई 400। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि आपने कितना लिया, 100 सीसी वाटर आपने क्या किया है, यूज़ किया है, किसके लिए, पेस्ट बनाने के लिए। अब आप कहेंगे सर कि 25 तो क्या था, ग्राम में था, आपने सर यहाँ पे सीसी कैसे लिख दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही एक हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने क्या करना, अच्छे से समझना है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या होती है, डाउट होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए एक एक पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा मेन मोटो ये नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ें, मेरा मेन मोटो ये भी है कि आप चीज़ों को अच्छे से जानें कि चीज़ हो क्या रही है, किस तरीके से सीसी लिख दिया। यहाँ तो 100 ग्राम आना चाहिए था, क्या मेरे को 100 ग्राम लिखना चाहिए था या 100 सीसी लिखना चाहिए था, बताइए क्या लिखना चाहिए था। एज पर अगर आप क्या करते हैं, 25/100 यूनिट है 400, इसका यूनिट था ग्राम। अब मैंने इसको क्या लिख दिया, सीसी लिख दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि सर आप ग्राम को सीसी कैसे लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिख सकते हैं। तो हमने ध्यान देना है, वेट ऑफ 1 मिलीग्राम, यहाँ पे ध्यान से लिखिए इसको, वेट ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ प्योर सीमेंट, ठीक है ना, प्योर सीमेंट, सॉरी सीमेंट नहीं, वाटर, प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना। ये भी हमने क्या रखना है, ध्यान रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो हमारे पास होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम के इक्वल होता है। इसका मतलब हुआ अगर प्योर वाटर है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो कहने का मतलब मेरा हो गया 1 मिलीग्राम इक्वल टू 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 ग्राम। यस और नो, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आपने हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, वेट ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री टेम्परेचर इक्वलेंट किसके इक्वल होता है, 1 ग्राम, ठीक है। तो अब हमने देखना है सीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मिलीलीटर को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ लीटर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है, बोलिए 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वलेंट होता है। ये बहुत छोटे छोटे डाटाज है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। तो फाइनली यहाँ पे हमारे को डाटा आ रहा है, ये हो गया 10⁻6 मीटर क्यूब। अब आपको एक डाटा और याद रखना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10⁻² मीटर का क्यूब। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। यस और नो, इसी को हम लोग दूसरा शब्द में क्या लिखते हैं, सीसी लिखते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि 1 ml इक्वल टू, तो फाइनली आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। जो स्टेटमेंट आपने याद रखना है वो ये स्टेटमेंट याद रखना आपने, 1
ml इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू 1 cc. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता है. ठीक है, तो 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम इक्वल टू 1 cc. क्लियर हुआ ये पॉइंट. तो ऐसे छोटे छोटे डाटा हैं, ये आपको क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए. तो हमारा जो मतलब हम लोग जो टेस्ट में कर रहे हैं, हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, W1 इज द वेट ऑफ द सीमेंट सैंपल 400 ग्राम. ओके, इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे. और दूसरा जो हमने किया यहाँ पे वो है हमारे पास लेट 25% वाटर एड इन सीमेंट. तो 25% वाटर हमने अपनी तरफ से लिया है. हम लोग क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं. हमको नहीं पता है कि 25 इज करेक्ट और नॉट. हमको यही तो चेक करना है कि कितना वाटर हम लोग ऐड करें कि इससे हमारे को एक प्रॉपर सीमेंट पेस्ट मिले. यस और नो. तो हम लोगों ने सबसे पहले किया 25%. तो हमने अपने प्रैक्टिकल को क्या किया, परफॉर्म किया. परफॉर्म कैसे करना है आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए. ये देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, मोल्ड. ये क्या है, विकट एपरेटस. और ये हमारे पास क्या है, मोल्ड. अब इस मोल्ड में हमने क्या फिल कर दिया, सीमेंट को फिल कर दिया. देखते हैं हम लोग, हमने इसमें क्या कर दिया, सीमेंट को फिल कर दिया इस तरीके से. ओके, ये हमने सीमेंट को फिल कर दिया. जितना भी हमारे पास सीमेंट पेस्ट था उसको हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया. जब हमने इसमें सीमेंट को फिल किया तो हमारे को रिजल्ट मिला कुछ लाइक दिस. इस तरीके का हमारे को सैंपल मिल गया. जैसे ही हमने सीमेंट को फिल किया तो सीमेंट को फिल करने के बाद हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, इसको हमने पुट कर दिया कहाँ पे, मोल्ड पे, विकट एपरेटस में पुट किया. तो हम लोगों ने देखा कि जो निडल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जो निडल है जब हम लोग उसको रिलीज़ करते हैं, फ्रीली रिलीज़ करते हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लंजर लगा हुआ है. जैसे हम उस निडल को खींचते हैं तो ये क्या करता है, मोल्ड में पेनिट्रेट कर जाता है. इस तरीके से ये क्या कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है. अब हम लोगों ने देखा हमारे पास यहाँ पे 3 रीडिंग्स है माय डियर स्टूडेंट्स. कितनी रीडिंग्स हैं, 3 रीडिंग्स. हमने जब 25% वाटर को ऐड किया तो हमारे को रीडिंग मिलती है यहाँ पे ये वाली. सपोज, ये हमने सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, हमको रीडिंग मिलती है ये वाली. इसका मतलब क्या हुआ कि जो निडल है इसका हाइट कितना है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हाइट है 40 mm. कितना है हाइट इसका, 40 mm. इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ध्यान से समझना, 0, 10, 20. इसका मतलब हुआ जो निडल है वो बॉटम से 20 mm ऊपर है. समझे पॉइंट. मतलब जो हमारे पास ये निडल है, जो सॉरी प्लंजर है, ये जो प्लंजर है, मान लेते हैं, ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ऐसे देखिए, ये जो हाइट है ना हमारे पास, ये हाइट है हमारे पास 40 mm. और यहाँ पे रीडिंग कितना कर रहा है, 120. इसका मतलब जो इसमें प्लंजर क्या किया है, पेनिट्रेट किया है. हम लोग यहाँ पे प्लंजर बना करके दिखा देते हैं आपको. इस तरीके का जो प्लंजर है वो इसमें क्या किया हुआ है, पेनिट्रेट किया हुआ है. इसका सिंपल सा मतलब है कि जो प्लंजर पेनिट्रेट किया है वो ओनली इस डेप्थ तक पेनिट्रेट किया है. मतलब ये हमारे पास हो गया 20 mm. ये हमारे पास कितना बोले स्टूडेंट्स, 20 mm. और ये हाइट भी कितना हमारे पास, 20 mm. इसका सिंपल सा मतलब है कि जब हमने सीमेंट में 25% वाटर ऐड किया, उसके वेट का 400 ग्राम का 25% जब हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, 100 ml को जब वाटर को ऐड किया, और उस पेस्ट को जब हमने क्या किया, मोल्ड में फिल किया, और उस मोल्ड को जब हम लोग विकट एपरेटस के पास लेकर के जाते हैं और उसको ईजिली मतलब सिंपल उसको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि प्लंजर फ्रॉम द बॉटम, ध्यान समझना यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द बॉटम कितना होता है, 20 mm क्या करता है, पेनिट्रेट करता है. इसका मतलब हुआ टॉप से भी 20 हो गया और बॉटम से भी कितना हो गया, 20 हो गया. इसका मतलब हुआ कि जब हमने 20% वाटर लिया तो यहाँ पे 20% रीडिंग आ रही है. पर कोड क्या कहता है, कोड कहता है कि आपने वो वाटर कंटेंट यूज़ करना है जिस वाटर पे जो प्लंजर है वो जब मोल्ड में क्या करे, पेनिट्रेट करे, वो फ्रॉम द बॉटम, ध्यान से सुनिए, फ्रॉम द बॉटम 5 to 7 mm होना चाहिए. दैट्स मीन फ्रॉम द टॉप कितना होना चाहिए, 33 to 35 mm क्या कर जाना चाहिए, पेनिट्रेट कर जाना चाहिए. बॉटम से 5 से 7, टॉप से 33 to 35 mm. जिस वाटर पे क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, वही वाटर क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कहलाएगा. मतलब उस वाटर को ही हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के लिए कहेंगे. ओके, अब हमने क्या किया, इसका मतलब क्या है कि वाटर को हमने कम ऐड किया. अब हम लोग क्या करते हैं, वाटर के परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं. ओके, अब हमने क्या किया, वाटर के परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया मैंने.
ठीक है, हम लोग इसी रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या किया, लेट वाटर एडेड एंड सीमेंट इक्वल टू 30% बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो बोले कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 30/100 मल्टीप्लाई 400, 0 से 0, दैट्स मीन कितना आ गया 120 cc का ये और ml का ये, बात एक ही है। अब आपने क्या किया, सीमेंट में 120 ml वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब हम लोगों ने 120 ml वाटर को ऐड किया तो इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं प्रैक्टिकल में हम लोग देख रहे हैं कि हमने इस बार उसमें इतना ज़्यादा वाटर ऐड कर दिया कि वो क्या कर गया, जो हमारे पास प्लंजर है वो कंप्लीटली पेनिट्रेट कर गया। क्या कर गया, कंप्लीटली पेनिट्रेट कर गया। कंप्लीटली पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इसका क्या करना, 0 शो करना। क्या शो करना, 0 शो करना। क्या हमको ये वाली रीडिंग चाहिए क्या, नो, हमको एक ऐसा वाटर कंटेंट चाहिए। क्या चाहिए, हमको एक ऐसा वाटर कंटेंट चाहिए जो फ्रॉम द बॉटम 5 to 7 mm हो, टॉप से कितना हो 33 to 35 mm होना चाहिए। तो ओके, इसका मतलब ये भी हमारा सही नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को एक ऐसा डाटा लेना पड़ेगा, लेट वाटर एडेड 28% बाय वेट ऑफ सीमेंट। अगर आप ऐड करते हैं तो वाटर क्वांटिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, वाटर क्वांटिटी जो होगा आपके पास वो हो जाएगा 28/100 मल्टीप्लाई कितना 400, वेट ऑफ सीमेंट है 0, 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 112 ml और सीसी। आपने क्या किया, वाटर को ऐड किया। अब आपने क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल में क्या वैल्यू आती है हमारे को। जब हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया तो हम लोगों ने देखा, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये कितना है 0, ये कितना है 10 और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो इससे थोड़ा सा ऊपर है। दैट्स मीन्स जो निडल है वो बॉटम से कितना है 5 to 7 है। कितना है, कोई अगर नीडल नीचे से 5 to 7 mm हाइट पे है तो बॉटम से कितना, टॉप से कितना आ जाएगा 33 to 35 mm के बीच में आना चाहिए। 33 हो, 34 हो, 35 हो, ये रेंज होनी चाहिए। जिस वाटर पे हमारे को ये वाला जो रिजल्ट मिलता है उसी वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब हमने सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए जो वाटर को ऐड करना है वो कितना ऐड करना है, वो हमारे को ऐड करना है 28%। अब आप कहेंगे क्या सर ये स्टैंडर्ड डाटा है, नो, ये स्टैंडर्ड डाटा नहीं है। स्टैंडर्ड डाटा कुछ भी नहीं है नॉर्मल कंसिस्टेंसी का, ध्यान से समझना। बस हमारे को तो क्या करना होता है, जो एपरेटस है विकट एपरेटस, उसमें जा कर के हमको चेक करना पड़ता है कि वहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। 5 to 7 mm फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे को जो वैल्यू मिली तो हम लोग किस कह सकते हैं कि जो P है, अब हमने आगे हमेशा P यूज़ करना है और P का जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारे पास है 28%। मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम फाइंड करना है आपने या आपने फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करना है, आपने बाय हेल्प ऑफ दिस वाटर क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ओके, ये हमारे पास था कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ध्यान समझते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मटेरियल है वो हमारे पास क्या है, सीमेंट। हमने कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, सीमेंट। अब आप किसी भी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है जनरली हमारे पास जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। अपरेटस कौन सा है, विकट अपरेटस। विकट अपरेटस का यूज़ करना है। फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम में हम लोग इस निडल का यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये होती है हमारे पास स्क्वायर निडल। कौन सी होती है, स्क्वायर निडल। डायमेंशंस क्या होती है, 1 mm इंटू 1 mm।
ये किसकी डायमेंशन है, स्क्वायर निडल की, और ये हमारे पास होता है निडल विद एनुलर कॉलर। तो आप ध्यान से समझ सकते हैं, एक तो ये रॉड है इस तरीके का, ठीक है, ये तो निडल होगी, और यहाँ पे एक एनुलर कॉलर होता है लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो वाटर ऐड करना है, वाटर एडेड इन द सीमेंट, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वाटर एडेड इन सीमेंट। तो किसके इक्वल होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है 0.85 पी के इक्वलेंट होता है। किसके इक्वल होता है, 0.85 पी के इक्वल होता है ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। समझिए आप इसको। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो भी आपने टेस्ट किया, इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम से पहले कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। तो वहाँ से आपको पी का वैल्यू मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने जो टेस्ट देखा था उसमें कितना आ रहा था हमारे पास पी का वैल्यू 28/100, यस और नो, मल्टीप्लाई वेट ऑफ सीमेंट। अब आपने कितना सीमेंट ले रहे हैं, हम लोग सीमेंट ले रहे हैं यहाँ पे कितना 400 ग्राम, आप कम भी ले सकते हैं, ये हमारे पास क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा हमारे पास, तो डाटा क्या आएगा हमारे पास 0.85 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 4। आप यहाँ से वैल्यू को क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, और ये किस में आएगा, ml और cc में आएगा। दैट्स मीन्स आपको इनिशियल सेटिंग फाइंड करना है तो आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, बोलिए कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा आपको। जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमारे को, उस वाटर को हमको ऐड करना है फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फाइंड करने के लिए। क्लियर हो गया। सेम एज वेल एज आपको किसके लिए, फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा हमारे को, यही हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे को समझ में आई होंगी कि इनिशियल सेटिंग टाइम हम लोग बाय हेल्प ऑफ विकट एपरेटस करते हैं। उसमें जो निडल होती है वो स्क्वायर निडल होती है, उसमें जो वाटर ऐड किया जाता है वो 0.85 पी ऑफ वेट ऑफ सीमेंट की किया जाता है। मतलब पी क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, हमारे केस में कितना आ रहा था 28 का 0.85 मल्टीप्लाई करिए, उसको 400 से जब करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जितना भी ml वाटर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके लिए, फॉर सीमेंट टेस्ट के लिए। हम लोगों ने फिर यहाँ पे क्या करना है, सेम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है माय डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या करना है, इस जो भी हमारे पास आएगा इसको हमने क्या करना है, सेम जो हमारे पास क्या है, मोल्ड है, इस तरीके का हमारे पास क्या है मोल्ड, इस मोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट को फिल कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है, ग्लास शीट। और अब आपने ध्यान देना है, ये प्लंजर प्लंजर की जगह पर अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निडल को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, हम लोग स्क्वायर निडल को यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा सीमेंट पेस्ट भर देते हैं इस तरीके का, ठीक है ना, ग्रे कलर टाइप रहता है, आपने देखा भी है सीमेंट जो होता है, ये हमने पूरा सीमेंट फिल कर दिया इसमें। इस तरीके से अब आपने देखना है कि हम लोग ने क्या किया, जब इस निडल को क्या करा रहे हैं, पेनिट्रेट करा रहे हैं, इसमें से क्या करा रहे हैं, पेनिट्रेट करा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना इसको, जिस टाइम पे हमने सीमेंट में क्या किया, वाटर ऐड किया, जिस टाइम पे इस पेस्ट को बनाने के लिए हमने क्या किया, वाटर ऐड किया, उस टाइम से लेकर के और उस टाइम तक, किस टाइम तक, ओके हम लोग इसको देख रहे हैं आगे। यहाँ पे हमने इनिशियल सेटिंग टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं। जब भी हम लोग इनिशियल सेटिंग की बात करते हैं तो इनिशियल सेटिंग में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्या है 1 mm स्क्वायर निडल है, वो क्या नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट पेनिट्रेट नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, कंप्लीट पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। जिस टाइम पे वो कंप्लीट पेनिट्रेट नहीं करती है और फ्रॉम द बॉटम 5 to 7 mm पे जाकर के क्या कर जाती है, स्टॉप कर जाती है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है टाइम, जिस टाइम पे आपने क्या किया, वाटर को मिक्स किया, और जिस टाइम पे जो निडल है 1 mm स्क्वायर निडल 5 mm to 7 mm फ्रॉम द बॉटम पे जाकर क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। ओके, टिल 5 mm to 7 mm फ्रॉम द बॉटम तक क्या करती है, पेनिट्रेट करती है। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बोलते हैं।
इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट्स के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर हम लोग बाय फिगर समझना चाहें चीज़ों को, तो हम लोग कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास हाइट है, ये हाइट कितना हमारे पास 40 mm, यस और नो, 40 mm इज़ द हाइट ऑफ द मोल्ड। और जो हमारे पास 1 mm स्क्वायर निडल है, उसको जो हमने क्या कराना है, इसमें पेंटेड कराना है, वो हमने एक इस डेप्थ तक कराना है। और ये जो फ्रॉम द बॉटम, अगर आप इस वाली डेप्थ को देखेंगे, ये वाली जो डेप्थ है ये हमारे पास है 5 mm टू 7 mm। कितना है हमारे पास, 5 mm टू 7 mm। दैट्स मीन्स जो हमारे पास 1 mm स्क्वायर जो निडल है वो ओनली कहाँ तक पेनिट्रेट करनी चाहिए सीमेंट में, ओनली इस डेप्थ तक ही क्या करना चाहिए, पेनिट्रेट करना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वो टाइम है जब सीमेंट में आपने वाटर को क्या किया था, मिक्स किया था, और जब मतलब जब निडल ने क्या किया, इस पॉइंट तक पेनिट्रेट की। तो जो टाइम इसके बीच में हुआ है, उस टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बोलते हैं। ओके, तो शायद आपको यहाँ तक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता चला होगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, हमारे पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन को लिखते हैं कि हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इक्वल टू मीन्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल, क्या बोलिए, टाइम इंटरवल between the time when water is added in dry cement to the time at which, okay, the time at which needle of 1 mm स्क्वायर, हम लोग किस निडल का यूज करते हैं, हम लोग 1 mm स्क्वायर निडल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है किसके बिटवीन, व्हेन द टाइम इज एडेड इन द ड्राई सीमेंट, जब आपने ड्राई सीमेंट में वाटर को क्या किया था, ऐड किया था, उस टाइम से, टू द टाइम एट विच निडल ऑफ 1 mm स्क्वायर सेक्शन फेल्स, ठीक है, सेक्शन फेल्स टू precise the test, okay, block of a depth of 5 mm to 7 mm from the bottom of the mold। ये हमारे पास हो गई डेफिनेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल बिटवीन द टाइम व्हेन वाटर इज एडेड इन ड्राई सीमेंट टू द टाइम एट विच needle of 1 mm square section fails to pierce the test block of a depth of 5 mm to 7 mm from the bottom of the mold। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर आप समझना चाहते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास एक मोल्ड है, इसमें जो निडल है ओनली
ये कहाँ तक जा करके यहाँ पे जाकर क्या कर गई, फेल कर गई, मतलब अब ये इससे ज़्यादा क्या नहीं करेगी, पेनिट्रेट नहीं करेगी। इसका एक और सिंपल सा मीनिंग क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट है वो अपनी प्लास्टिसिटी को क्या करने लग गया है, लूज़ करने लग गया है। क्लियर। जिसे हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम से क्या समझते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम से मतलब होता है कि सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को कंप्लीटली क्या कर चुका है, लूज़ कर चुका है। यस और नो। अब वो किसी अनदर शेप में क्या नहीं हो सकता, मोल्ड नहीं हो सकता है ही। यस और नो। तो यही मीनिंग है कि इनिशियल सेटिंग टाइम इस चीज़ को बताता है कि अब ये अपनी प्लास्टिसिटी को धीरे धीरे क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बोलते हैं। ये तो था हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब हम लोग कुछ डाटा लिखते हैं, ध्यान से समझना है डाटा को। हमारे पास कुछ डाटा है फॉर OPC ऑब्लिक PPC, ठीक है, OPC PPC, और ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर हो गया स्लैग सीमेंट। ओके, स्लैग सीमेंट। इसके केस में जनरली जो हमारे पास क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। कितना होता है, 30 मिनट्स होता है। फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में, ओके सॉरी, आल्सो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ऑब्लिक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में भी कितना होता है, 30 मिनट होता है, 30 मिनट। ये रैपिड हार्डनिंग के केस में जो फाइनेंस था वो क्या था, 5% था, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं फॉर लो हीट सीमेंट। अगर आप लो हीट सीमेंट के केस में देखेंगे तो वहाँ पे कितना होता है, इन केस ऑफ लो हीट सीमेंट में कितना होता है, हमारे पास 60 मिनट होता है, ठीक। फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट के केस में अगर आप देखेंगे, किसके केस में, क्विक सेटिंग सीमेंट के केस में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास होता है 5 मिनट, 5 मिनट्स। और नेक्स्ट अगर आप देखते हैं फॉर हाई एलुमिना सीमेंट के केस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे होता है 3.5 आवर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने क्या रखना है, याद रखना है सारे डाटा को। यहाँ से हमारे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस हमको देखने को मिलता है कि व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC, व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर आर जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कुछ बुक्स में, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ बुक्स में जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स दे रखा होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट दे रखा है। बट जो हमारा कोड है, कोड हमको बोलता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 600 मिनट, अप्रॉक्सीमेट 10 आवर। ओके, तो आपने कोड को फॉलो करना है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है तो उसमें 30 मिनट्स था नहीं, सॉरी 30 मिनट्स नहीं था, उसमें 5, 10, 15, 20 इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पे 5 मिनट्स आंसर दे रखा था। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। तो इसलिए प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर क्वेश्चंस के बारे में क्लियर कट करके बताऊं। तो इसलिए किसी बुक में ये भी दे रखा है 5 मिनट एंड 30 मिनट्स, बट कोड के अकॉर्डिंग आप अपने इस क्वेश्चंस को बता सकते हैं एज पर दिस कोड, जिसमें हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि 30 मिनट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम एंड 600 इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। अगर आप किसी भी सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम देखेंगे तो सबसे पहले आपको 2 से 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ द, आपने किस ऑपरेटर्स को यूज़ करना है। तो कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम लोग वही सेम विकट ऑपरेटर्स का ही यूज़ करते हैं, बट उसमें जो निडल होता है वो कौन सी होती है, निडल विद एनुलर कॉलर। यस और नो, निडल विद एनुलर कॉलर को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और फाइनल सेटिंग टाइम से आप क्या समझते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब है अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, निडल, और इसमें नीचे क्या लगा हुआ है, एक एनुलर कॉलर लगा हुआ है।
हमने क्या किया, सीमेंट में वाटर को ऐड किया। जैसे ही हम लोग सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं उसी टाइम से क्या होता है, टाइम काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। आपने सीमेंट में वाटर को ऐड कर लिया, ओके। आपने सीमेंट में वाटर को ऐड करने के बाद आपने कुछ समय के बाद इस जो निडल है जिसमें नीचे एनुलर कॉलर लगा हुआ है उसको नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल मोल्ड है, इसमें आराम धीरे से स्लोली उसको क्या करना, आपने रिलीज़ करना है और आपने देखना है कि किस तरीके से ये यहाँ पे इम्प्रेशन शो करता है। वो टाइम ध्यान से समझना, वो टाइम जिस टाइम पे जो हमारा मोल्ड है, मोल्ड में जो सीमेंट पेस्ट भरा हुआ है उस पे ओनली जो निडल है इसी का इंप्रेशन शो होना चाहिए, एनुलर कॉलर का इंप्रेशन शो नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो टाइम जिस टाइम पे जो मोल्ड में हमारा सीमेंट पेस्ट रखा हुआ है उस पेस्ट में जब हम लोग ये निडल विद एनुलर कॉलर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो इस निडल का ही इंप्रेशन शो होना चाहिए। जो ये एनुलर कॉलर है इसका इंप्रेशन शो नहीं होना चाहिए। तो कौन सा टाइम, मिक्सिंग, जिस टाइम में आपने सीमेंट में वाटर को मिक्स किया और जिस टाइम पे एनुलर कॉलर जो अटैचमेंट है उसका इंप्रेशन नहीं है, ओनली निडल का इंप्रेशन है। जो ये टाइम इंटरवल है इसी ही टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बोलते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, यस और नो। अब आपने ध्यान देना है, इन केस ऑफ ओपीसी सीमेंट फाइनल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 10 आवर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनिशियल जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो ऑलवेज 10 आवर है, नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। इसका कहने का मतलब है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो 4 घंटे भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, 6 घंटे भी हो सकता है, 8, 9, बट 10 आवर से क्या नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 10 आवर। 10 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो हम लोग समझना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा अगर सही से क्लियरली विजिबल ना हो तो आपने समझ लेना है कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर निडल है और इसमें एक ये क्या लगा हुआ है, एक अटैचमेंट बना हुआ है। इस अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलर कॉलर। तो आप उसको अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं। ये हमारे पास हो गया निडल, निडल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलर कॉलर, एनुलर कॉलर, ओके। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, जब आप इसको क्या करेंगे, पेनिट्रेट कराएंगे, तो सिर्फ इस निडल का ही इंप्रेशन शो होना चाहिए। इस जो अरेंजमेंट है, जो एनुलर कॉलर है, इसका इंप्रेशन शो नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ऐसा है तो फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम। अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए इस पिक्चर में। इस पिक्चर को जब आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। उस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, जो मैंने एक पॉइंट शो कर रखा है यहाँ पे। इस पॉइंट में देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट सा दिखाई दे रहा है आपको। वो पॉइंट हमारे को किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को आपने क्या करना है, फोकस करना है। ये जो पॉइंट है, सिर्फ यहाँ पे किसका ये पॉइंट शो कर रहा है, ओनली ये जो निडल और निडल के साथ जो एनुलर कॉलर लगा हुआ है नीचे जो सेटअप है। तो ध्यान देना है कि जो एनुलर कॉलर है इसका इंप्रेशन शो नहीं होना चाहिए। ओनली इंप्रेशन किसका शो होना चाहिए, इस स्क्वायर निडल का क्या होना चाहिए, इंप्रेशन शो होना चाहिए। उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा समझिए कि पहले हमारे पास इस तरीके का एक इंप्रेशन था कंप्लीट, और ये था हमारे पास ये किसको शो कर रहा है, ये यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये जो हमारे पास है आउटर वाला, आउटर किसको है, ये अटैचमेंट का इंप्रेशन है, और जो सेंटर में है ये निडल का इंप्रेशन है। अब हम लोग कुछ समय बाद फिर से देखेंगे तो हमारे को कुछ इस तरीके से हल्का हल्का सा इस तरीके से दिखाई देगा, और ये अच्छे से दिखाई देगा कंप्लीटली। सेकंड, फिर हम लोग कुछ समय के बाद देखेंगे तो हमने कुछ समय के बाद देखा कि इस बार इंप्रेशन बहुत क्या है, लाइट है। इंप्रेशन क्या है, बहुत लाइट कलर में है इंप्रेशन। इस तरीके से बहुत ही लाइट कलर में इंप्रेशन है। और जो हमारे पास स्क्वायर निडल है ये हमारे पास इस तरीके का अभी भी। फिर हम लोग थोड़े से टाइम के बाद फिर से हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि इस बार सिर्फ हमको क्या दिखाई दे रहा है, ओनली पॉइंट दिखाई दे रहा है। आप समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, वो टाइम
जिस टाइम आपने सीमेंट में वाटर ऐड किया था और ये वाला टाइम जब आपको ओनली किसका इंप्रेशन शो कर रहा है, ओनली निडल का इंप्रेशन शो कर रहा है, एनुलर कॉलर का इंप्रेशन शो नहीं कर रहा है। जो ये टाइम इंटरवल है, इस ही टाइम इंटरवल को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कहते हैं। इन केस ऑफ ओपीसी ये किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन 10 आवर। तो आई थिंक अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस एपरेटस का यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कौन सी निडल का हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर, यस और नो? आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी एनी क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसका हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन को यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल between when the water added in dry cement to the at which the needle makes an impression ठीक है, on test block while the attachment means annular collar fails to make it। आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे पास है फाइनल सेटिंग टाइम। इट इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल बिटवीन व्हेन द वाटर, जब वाटर को क्या किया गया था, एडेड इन द ड्राई सीमेंट, वाटर को क्या किया गया था, एडेड किया गया था इन द ड्राई सीमेंट टू द एट विच, जबकि द निडल एट मेक्स एन इम्प्रेशन ऑन द टेस्ट बट वाइल द अटैचमेंट, जबकि एनुलर कॉलर फेल्स टू मेक इट, जबकि जो एनुलर कॉलर है वो यहाँ पे क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट फाइनल सेटिंग टाइम। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टाइप ऑफ सीमेंट। ठीक है, टाइप ऑफ सीमेंट। तो किस किस की बात करना चाह रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ओपीसी, पीपीसी, एच रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है ना, और स्लैग। इसके केस में अगर आप देखेंगे तो ये कितना होता है, 10 आवर। ध्यान से समझिए, मतलब ये मैक्स वैल्यू है कि 10 आवर से ज़्यादा सब टाइम नहीं होना चाहिए किसमें, फाइनल सेटिंग टाइम में। बट इन केस ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट में अगर आप देखेंगे तो कितना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है 30 मिनट्स। अगर आप बात करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट की,
अगर आप हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करेंगे तो ये कितना होता है हमारे पास 5 आवर। अगर आपको ये टेबल याद है, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ पे 4 टेस्ट को स्टडी किया है। फाइनेंस में हमने 2 टेस्ट स्टडी किए थे। फर्स्ट वन इज़ द सीवेन एनालिसिस, सेकेंड वन इज़ द ब्लेन एयर परमेबिलिटी टेस्ट। देन हमने कंसिस्टेंसी को स्टडी किया था। कंसिस्टेंसी से हमने पता किया था कि हम लोग किसी भी पेस्ट को बनाने के लिए कितना वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे बाय हेल्प ऑफ बिकाट एपरेटस विद प्लंजर। डायमेंशंस ऑफ प्लंजर इज द 10 mm इज द डाया एंड 50 mm इज द लेंथ। नेक्स्ट जब हमने स्टडी किया सेटिंग टाइम, तो 2 टाइप्स ऑफ सेटिंग टाइम। फर्स्ट वन इज द इनिशियल सेटिंग टाइम एंड सेकेंड वन इज द फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम सेम apparatus, Vicat apparatus, and square needle, 1 mm square needles we used for find of initial setting time of cement. And next third is the final setting time of cement. Same apparatus, Vicat apparatus, and with needle, square needle with annular collar. Okay. और एनुअल कॉलर का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है हमारे पास 5 mm होता है। फाइनल सेटिंग टाइम आपको क्लियर हो गया, इनिशियल सेटिंग टाइम आपको क्लियर हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको अभी से ही इतना इम्पोर्टेंट डाटा और प्रॉपर वे में आपको दिया जा रहा है, जिसको आप अपने आप को एक बड़े एग्ज़ाम में क्या कर सकते हैं, क्लियर, एक बड़े एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आफ्टर बीटेक पता चलता है कि मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, मेरे को ये करना है, वो करना है, बट फिर उनको उतना ही टाइम भी लगता है, 2, 3, 4 साल लग जाते हैं। परंतु जो बीटेक से ही क्या रहते हैं, सिंसियर रहते हैं, जिनको यही चीज़ अगर अभी प्रॉपर डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगी, तो वो लोग क्यों नहीं बड़े से बड़े एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे। चाहे आप गेट का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप पीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप पीएसयूज़ के लिए कीजिए, चाहे आप स्टेट एसडीओ एईएन के एग्ज़ाम दीजिए, जेईएन का एग्ज़ाम दीजिए, या आप जेई का एग्ज़ाम दीजिए, आरआरबी का एग्ज़ाम दीजिए, एनी जो भी रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग है। मैं बोलता हूं कि जितना मैंने आपको टेस्ट कराया है, इन टेस्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है। आगे क्या होगा इसका कुछ नहीं कह सकते, बट हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि जब सिलेबस ही इतना है, चीज़ ही इतनी है, रिसर्च ही इतना हुआ है, तो फिर इससे ज़्यादा क्या आएगा। ठीक है ना। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से टीच करें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे जो नंबर है हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट, अपने जो भी डाउट्स हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। ओके, थैंक यू।